नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। 5 राज्यों के चुनाव पर स्पेशल शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री के साथ हाजिर हूं मैं, रोमाना इसार खान। पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोकने की घटना को करीब 29 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी सवाल यही पूछा जा रहा है कि आखिर ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना रैली किए वापस पंजाब से लौटे, साजिश के तहत हुआ या फिर ये सियासत हो रही है। इस पर राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का जोर है, लेकिन इस पर जनता क्या सोचती है, इसी को लेकर एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने एक त्वरित सर्वे किया है। सर्वे के नतीजे मैं आपके सामने रखूंगी और उसी पर चर्चा करने के लिए फील्ड से हमारे साथ हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं। आपका परिचय करा देते हैं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली से मेरे सहयोगी अजय दुबे, नोएडा से निधि श्री झा हमारे साथ मौजूद हैं। तो बिना इंतजार के अब रख देते हैं आपके सामने वो सवाल जिसका जवाब आप भी जानना चाहेंगे। सी वोटर के सर्वे में सवाल ये पूछा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला ये साजिश के तहत या फिर ये कोरी सियासत। तो आप समझ रहे हैं, यही वो सवाल है जो इस वक्त सबके मन में है और ऐसे में उत्तर प्रदेश के लोग इस सवाल का जवाब किस रूप में दे रहे हैं। सर्वे में यह आंकड़ा सामने निकल कर आया, 55% लोगों का मानना है कि यह साजिश थी। तो आप देखिए जरा किस तरीके से बहुमत ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जिस तरीके से वापस लौटा और उसकी सुरक्षा में चूक हुई वो साजिश के तहत हुई है। हालांकि 44% लोगों को मानना है कि ये सियासत हो रही है इस पूरे मामले पर, और वहीं 1% लोग जो कह रहे हैं कि दोनों, मतलब साजिश भी और सियासत भी। लेकिन आंकड़ा बड़ा उन लोगों का जो इस पूरे मामले को एक साजिश के तौर पर देख रहे हैं। ऐसे में पहले आपको लेकर चलते हैं अजय दुबे के पास, रायबरेली से हमारे साथ मौजूद हैं, और अजय से जानते हैं कि क्या कांग्रेस शासित पंजाब में रायबरेली के लोगों को ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक साजिशन हुई है। अजय, निश्चित ही कल से चर्चा जो है अखबारों से लेकर सुबह की हेडलाइन से लेकर हर समय यही है कि जो कल कुछ घटनाक्रम हुआ उसका असर क्या रहा, उसका कारण क्या रहा। और यहाँ पर राजनीतिक दल के नेता हैं, आम आदमी भी मौजूद है, सीधे ये सवाल लेकर उन्हीं के पास चलते। क्या लगता है साहब आपको, कल का जो पूरा घटनाक्रम था सुरक्षा को लेकर, वो भी प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी गड़बड़ी, क्या कारण लगा? देखिए, ये जो देश के हालात हैं उस हालात पर तो चर्चा हो नहीं रही है। उस हालात जहाँ किसान रोडों पर संघर्ष कर रहा है, जहाँ नौजवान अपनी रोजगार के लिए संघर्ष कर रहा है, इन सारे ध्यान से भटकाने के लिए जो देश का ड्रामेबाज प्रधानमंत्री है उसने ड्रामा कर कर ऐसे साजिश रची है। अरे गृह मंत्रालय उनके पास, आईबी उनके पास, सारी व्यवस्था तो उनके पास है, और उसके बाद अब ये ड्रामा करो सुरक्षा को लेकर। सपा के नेताजी हैं, ये सवाल कर रहे हैं। आप देखिए बीजेपी के भी लोग हैं, उनसे दोनों से बात करते हैं साहब। चलिए जब देश के प्रधानमंत्री जो हैं, जब हमेशा लैंड क्रूजर और BMW आदि चलते हैं, देश के किसानों का, नौजवानों का खून चूस कर उस गाड़ी का पेट्रोल भरवा कर उस गाड़ी से चलते हैं, और वो उस दिन फॉर्च्यूनर से जा रहे हैं। बीजेपी के नेताजी भी साथ में हमारे मौजूद है। सर, सर्वे में बड़ा कंसर्न दिखा रहे हैं लोग, बड़ा आंकड़ा है जो कह रहा है कि मास्क लगाए रखिए। सर, मास्क के साथ ही बात होगा, मास्क आप भी ठीक करिए, बाकी लोग भी मास्क अपने अपने ठीक कर लीजिए। साहब मास्क लगाइए आप भी। ये जो सर सर्वे का आंकड़ा है इसके लेकर चर्चा हो रही है, मास्क ठीक करते चलती है और जवाब देते चलिए। मुझे क्या लग रहा है आपको कि क्या गड़बड़ी का कारण क्या रहा है? ये जो बात कह रहे हैं उसमें कितना दिख रहा है? अब सपा के लोग क्या कहेंगे, जो मुख्तार और अतीक जैसे लोगों को पालते हैं वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा पे सवाल खड़ा करेंगे। ये लोग पूरे देश में आतंकवादी, गुंडा, आप माफिया, अपराध के लोगों को संरक्षण देते हैं। तब बात हो पाएगी। आपसे भी अनुरोध है, मास्क के साथ। प्रधानमंत्री के सुरक्षा में जो चूक नहीं है, यह एक सोची समझी साजिश है कांग्रेस के तहत, और कांग्रेस के साथ सपा है। सपा जिसका बात हो रहा है, क्या कारण लग रहा है? आप ये बोल रहे हैं कि चूक का मामला है, गड़बड़ी का मामला है, कैसे देख रहे हैं आप? जिस पार्टी में धनंजय सिंह, जिस पार्टी में ब्रजेश सिंह, जिस पार्टी में मिर्जापुर के माफिया, जिस पार्टी में देवरिया के माफिया, आजमगढ़ के जितने माफियाओं के सरगना बने हैं, उत्तर प्रदेश के बाबा जी पूरा स्वजाति अपने बिरादरी के एक जात के लोगों के माफिया उस पार्टी में है, उनको क्लीन चिट दी जाती है। हमारी बात तो सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी का जहां तक बात होता है, माननीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, हम सब लोग मानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी वहां गए, उनको हेलीकॉप्टर से लेके उनको एसपीजी के बाद आईबी देश के प्रधानमंत्री को कवर करता है। क्यों आपके पब्लिक में आप क्यों नहीं कहते हैं कि भीड़ नहीं जुटा पाए भाजपा के लोग वहाँ पे? भीड़ नहीं जुटा पाए बात करें, मास्क ठीक करिए। तो मैं आपसे सवाल लूंगा, मुझे बताइए कि भीड़ कारण रहा कि सुरक्षा का गड़बड़ी, ये लोग तो घेर रहे भीड़ पे।
भाई इनके एक ही जवाब मैं दूंगा कि नाचे ना आवे अगनवे टेढ़, ये वो सपा है। ये इनका वो नेता जो अपने परिवार का ही नेता नहीं बन सका, जिसकी कहावत है कि चाचा चोर भतीजा पाजी, वैसे पार्टी की बात आप इनके सामने रख रहे हैं। क्या बात करेंगे ये लोग? ये उस प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं जो 24 घंटा इस देश के लिए तत्पर रहता है। उसको एक कदम की BMW दे देगा, उसकी बात होती है। एक मिनट, उस प्रधानमंत्री की बात होती है जिसके राज में देवरिया से लेकर गाजियाबाद तक, देवरिया से लेकर गाजियाबाद तक इनको सर मानना चाहिए कि प्रधानमंत्री जैसी गरिमा गए लोग जो वो नहीं रखते हैं, ये जबरदस्ती की बात करते हैं। ये जो अखिलेश यादव कैसे नेता है? अखिलेश यादव ऐसा नेता है। सब बात कहिए, लेकिन मास्क के साथ कहिए तो बात होगा, वरना बात नहीं हो पाएगा। मास्क ठीक करिए तो बात। प्रधानमंत्री का क्या सम्मान करेंगे? वो प्रधानमंत्री जी का सम्मान करेंगे जो मुलायम सिंह यादव का सम्मान नहीं कर पाए, आडवाणी जी का सम्मान नहीं कर पाए, वो प्रधानमंत्री का सम्मान कर पाए। आडवाणी जी का सम्मान हुआ। बोलिए, आप कुछ कह रहे हैं? रुकिए भाई, बोलने दीजिए। और भी लोग आप बताइए, सुरक्षा को लेकर ये नौजवानों का, किसानों का ध्यान भटकाने के लिए ये जो ड्रामा हो रहा है। आज नौजवान रोजगार का पूछ रहा है, किसान दोगुना, ये इन्होंने जो दोगुना कहा था कि हम आय दुगनी कर देंगे, वो नौजवान किसान गांव में दौड़ा रहे हैं। बीजेपी के विधायक और सांसद लगातार दौड़ाए जा रहे हैं। बीजेपी वाले सवाल भी लेते चलते साहब, ये पूरा घटनाक्रम और इतना लोग भी, जी सपा का लोग आपको घेर रहा है, कांग्रेस को आप घेर रहे हैं, क्या लग रहा है जमीन पे कैसे? जमीन पे 3 से 50 प्लस फिर आएंगे हम लोग। न नौजवान परेशान है, न किसान परेशान है। एक भी पूर्वांचल में कहीं भी किसी भी जनपद में, पूरे उत्तर प्रदेश में बताइए जहां किसान परेशान है। ऑक्सीजन से मौत हुई, प्राण वायु के लिए नेता है, ज्यादातर ये नेता है सपा और भाजपा के जो अपना पक्ष है। ऑक्सीजन के बिल्कुल, तो रायबरेली की आवाज तो हमने सुन ली है। जरा सीधे दर्शकों को अब नोएडा लेकर चलते हैं निधिश्री के पास और जानते हैं निधिश्री से कि पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक का मामला सामने आया है, उत्तर प्रदेश चुनाव में मुद्दा बन रहा है चर्चा का। निधि जी बिल्कुल, देखिए फिरोजपुर में जिस तरीके से तस्वीरें आई और जो हमने देखा कि पीएम की सुरक्षा में क्या वाकई सेंध लगाना सोची समझी साजिश थी, इस पर सवाल है। और नोएडा के लोगों से जानना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है। कई सारे आपको लोकल बॉडीज़ दिख रहे होंगे। सबसे पहले सवाल आप लोगों से है कि क्या आपको लगता है कि ये सोची समझी साजिश थी? देखिए, ये ना साजिश है, ये एक तो किसानों की नाराज़गी है। जो 1-1.5 साल से पंजाब की धरती का किसान, जो तपती धूप में धरती का सीना चीर के पूरे देश को रोटी देता है, उसका किसी तरह से अपमान किया गया। उसका बेटा सीमा पे गोली खाता है और बाप यहाँ मर गया। उनकी नाराज़गी थी। एक तो ये किसानों की नाराज़गी थी, दूसरा गृह मंत्रालय की। और साजिश ही नहीं है, महासाजिश थी। किसानों को कोई मुद्दा बचा नहीं। माफ़ी से बड़ी हमारे यहाँ कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। माफ़ी मानने प्रधानमंत्री जी ने मांगी, किसान बिल को लेकर हम लोगों को नहीं समझा पाए, थोड़ा बहुत रह गई। ये साजिश नहीं, महासाजिश थी। इन्हें ये नहीं पता देश का प्रधानमंत्री हो, किसी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं है। आज पाकिस्तान बनाने के चक्कर में लगे हुए। पाकिस्तान में हमेशा ऐसा हुआ है। देखिए, किसी भी राज्य के व्यक्ति की सुरक्षा का जो इंतजाम करना पड़ता है वो राज्य सरकार को करना पड़ता है। यहाँ पर प्रधानमंत्री की बात थी, सुरक्षा में चूक हुई, इसके लिए पंजाब सरकार जिम्मेदार है। दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगा कि आज एक रैली पर प्रधानमंत्री जी भाजपा इतने बौखला गए, इतने नाराज हो गए, एक रैली रद्द हुई। उन्हें जब गुस्सा नहीं आया जब 750 से ज़्यादा किसान शहीद हो। भाजपा बौखलाई हुई और इसी वजह से इस तरीके का बयान। कोई बौखलाहट नहीं है, सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि भारत की जा रही है, एक राज्य की सरकार भारत के प्रधानमंत्री के साथ ऐसी साजिश करती है। अगर ऐसी बात थी तो डीजीपी ने डायरेक्शन क्यों दिया? कांग्रेस से जानना जरूरी हो जाता है, कांग्रेस को क्या लगता है? देखिए, 2 प्राइम मिनिस्टर आतंकवाद की भीड़ चढ़े हैं और तब से नया कानून भी बना कि एसपीजी के अंडर प्रधानमंत्री की सुरक्षा है, पूरा देश जानता है। और आईबी और एसपीजी के अंदर सिक्योरिटी है। प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए, कहीं चूक नहीं थी। और ये कहना ये गलत बात है। ये बहुत हल्की भाषा और हल्की राजनीति की पाने की कोशिश है कि हम लोग रैली रद्द होगी, रैली में लोग नहीं पहुंचे। ये कह दिया जाए जब एसपीजी के कंट्रोल में सुरक्षा है तब प्रदेश सरकार का रोल है। आपने रूट अचानक बदला गया, रात तक भी प्रोग्राम आपको रूट से जाने का नहीं था, आपने अचानक रूट बदला। तो आपको सूचना दी गई कि वहाँ धरना, उसको रास्ता बनाया जा सकता है। यूपी चुनाव में ये कितना बड़ा मुद्दा है, क्या लगता है? जी
बिल्कुल मैं लौटूंगी निधि आपके पास। तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें आप जरा देख लीजिए। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी जिंदगी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए इस वक्त काशी विश्वनाथ में पूजा अर्चना करते हुए योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला, वो साजिश या सियासत, आंकड़ा आपने देख लिया। लेकिन देखिए जरा किस तरीके से आज दिन भर इसी तरीके की तस्वीरें आती रही और इस वक्त योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते हुए काशी विश्वनाथ में। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु देवो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अवयवं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणीग्रहणाभ्यां नमः सचिवृन्दाभ्यां नमः माता पितृजनगणेभ्यो नमः देवताभ्यो। तो मतलब ये कि भावनात्मक मुद्दा बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में जिस तरीके की सुरक्षा की सेंध कल लगी और उत्तर प्रदेश के अंदर भी ये यकीनन बड़ा चुनावी मुद्दा जरूर बनेगा। आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें देख ली, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए। और कमोबेश चाहे राजधानी दिल्ली हो, चाहे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो, आज दिन भर अलग अलग शहरों से इसी तरीके की खबरें सामने निकलकर आती रहेंगी। और अब वो सवाल जिसको लेकर एबीपी न्यूज कई दिन से मुहिम भी चला रहा है, सी वोटर के सर्वे में हमने लोगों से पूछा, सवाल आपके सामने लेकर आ रहे हैं। रैलियों से जुड़ा हुआ यह सवाल था कि भाई नेताओं के बीमार होने के बाद क्या रैलियों पर रोक लगनी चाहिए। यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। और देखिए 64% लोगों का मानना है हाँ चुनावी रैलियों पर रोक लगनी चाहिए, 25% ने ना में जवाब दिया है। लेकिन महत्वपूर्ण हो जाता है ये बड़ा आंकड़ा, बहुमत का आंकड़ा, 64% का आंकड़ा जो कह रहा है कि हाँ रैलियों पर रोक लगनी चाहिए। और इस बीच एक बड़ी खबर यह भी कि कल जिस तरीके से हमने सुना कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से फैसला ले लिया गया कि फिलहाल चुनावी रैलियां नहीं की जाएंगी बड़ी, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी आज ये फैसला ले लिया गया है। और वहीं बीजेपी की तरफ से भी खबर आई कि बीजेपी भी अब वर्चुअल रैलियां करने की तैयारी में है। सीधे अब एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं अपने सहयोगियों के पास। अजय दुबे का रुख करेंगे, पहले रायबरेली से हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, रैलियों पर रोक जरूरी है जिस तरीके से कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है? निश्चित ही रैलियों पर रोक और रैलियों पर रोक की जो मुहिम हमारी चल रही थी असर उसका दिखा। लगातार अब जो राजनीतिक दल है अपनी तरफ से ऐसे फैसले ले रहे हैं कि कोविड की बिगड़ती स्थिति के बीच रैलियों को रोकने को लेकर सिलसिला है। पहले कांग्रेस ने कदम उठाया और उसके बाद सपा का जो लगातार विजय यात्रा का पूर्वांचल की तरफ, उसके बाद अयोध्या की तरफ ले जाने का था, उसको भी थोड़ा सा थामा गया है। नेता लोग अभी हमारे संग मौजूद हैं, आम लोग मौजूद हैं, उन तक भी लेके चलते हैं। क्या साहब, रैलियों को लेकर देखिए सर्वे का सवाल है, रोकना नहीं रोकना, और ज्यादा से ज्यादा आदमी यही कह रहा है कि रैलियां रुकना चाहिए। आप नेता हैं सपा के, आप इसको कैसे देख रहे हैं? मास्क लगाए रखिए साहब और फिर बात करिए कि क्या रैलियों को लेकर। देखिए, देश सीट में आदरणीय अखिलेश यादव जी संवेदनशील नेता हैं। उन्होंने जो चिकित्सीय व्यवस्था किया, डॉक्टर लोहिया से लेकर गोरखपुर से लेकर बनारस तक हजारों करोड़ का मेडिकल ढांचा दिया, जिस पे कोरोना की जंग उत्तर प्रदेश की जनता ने लड़ा। और रैली का जैसे ओमिक्रॉन का मामला आया, सबसे पहले देश में पहले नेता अखिलेश यादव जी थे कि इस पर उन्होंने मीडिया के सामने आके आप लोगों ने कवर किया था। माननीय अखिलेश यादव जी को जैसे पोजीशन बना, कल उन्होंने सारे प्रोग्राम जो रात 11 बजे तक उनके प्रोग्राम थे माननीय अखिलेश जी के, हम लोगों के नेता ने इस कार्यक्रम को अयोध्या, बस्ती, गोंडा, अंबेडकर नगर, 4-5 जिलों का और गोंडा का कार्यक्रम हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने कैंसिल किया। लगाइएगा साहब, देखिए अपने नेताजी का पक्ष रखने कैंसिल हुआ, आप इस भूमिका को कैसे देखते हैं? भैया लॉकडाउन की स्थिति तो भी दूर है, लेकिन ये कि बोला जा रहा है रैली तो रोक लीजिए। बंगाल में जो हुआ था, यहाँ पंचायती चुनाव में हुआ था, तो अभी आप कैसे देख रहे हैं जनता के साथ? हमारे नेताजी प्रधानमंत्री जी की रैली 9 तारीख को होनी थी, जो महा रैली होनी थी, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी रैली, राजनीतिक जो आज तक किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया था, उतनी बड़ी रैली हमारी
तैयारी थी 9 तारीख को, उसको कैंसिल कर दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा नेता हैं, बीजेपी के हैं, सपा के हैं, और देखिए बात दोनों अलग पार्टियों की कर रहे हैं, लेकिन राय एक ही है कि जिस तरीके से स्थिति बिगड़ रही है, रैली रुकने की बात हो। बिल्कुल, मुझे लगता है निधिश्री का रुख करते हैं और निधिश्री से ये जानने की कोशिश करते हैं कि निधिश्री कुल मिलाकर अब स्थिति में यही कहा जाएगा ना कि देर आयत लेकिन दुरुस्त आयत, क्योंकि कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में रैलियों पर रोक लगनी ही चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए लगातार एबीपी न्यूज़ भी ये मुहिम चला रहा है कि रैलियों पर रोक आखिर कब लगेगी, क्यों नहीं। तमाम जो नेता हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, वो इस बात को समझ रही है इससे पहले कि स्थिति भयावह हो जाए। देखिए कई लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, बीजेपी से ही सवाल होगा, रैलियों पर रोक कब लगेगी। देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुनाव है, रैलियों पर रोक की जगह रैलियों में कोविड नियमों का पालन होना चाहिए, रैलियों में आधे की संख्या हो, क्योंकि बात अपनी रखनी पड़ेगी सभी पार्टियों को। तो मेरा मानना है कोविड नियमों का पालन करते हुए रैलियों। अगर आप लोग तो ऐसा दिखाते हैं ना कि जितनी ज्यादा भीड़ है उस पार्टी में जो है वो लोग ज्यादा उसको समर्थन दे रहे हैं। ये विपक्षी पार्टियों का काम है, हमें भीड़ की जरूरत नहीं है, हमने काम किया है। सोच ईमानदार काम दमदार वाली पार्टी है, इसमें हमें ज़्यादा दिखावे की हमें जरूरत ही नहीं है। देखिए रैलियों को प्रोटोकॉल के तहत होना चाहिए और रैलियों के साथ साथ टेलीविजन पे भी रोक लगना चाहिए कि वो एक तरफ एक सरकार की बात ना दिखाएं, सबकी बात दिखाएं। रैलियों पर रोक लगना बेहद जरूरी है, क्या कहते हैं सर? रैलियों पर रोक लगेगी या नहीं लगेगी तो चुनाव आयोग तय करेगा, लेकिन भाजपा सारे में रैली 25-25 लाख का आह्वान हो रहा है, लोगों की जान खतरे में डाली जा रही है राजनीतिक दलों द्वारा, ये बिल्कुल गलत है। इसके मानक तय होने चाहिए, अपनी बात सब रखें, लेकिन विपक्ष की रैलियों पर रोक लगा दें और सत्ता रैली करती रहे, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। देखिए रैलियों पर रोक लगाना, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की, सारे प्रोग्राम रद्द किए और इस बात का आयोग को हम कहते हैं कि भाई ये रैलियों पर प्रतिबंध लगे, लेकिन ये बात भी सही है, अगर रैली प्रतिबंध होता था जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसको भी निष्पक्ष काम करना चाहिए ताकि देश की जनता को सही संदेश जा सके। और प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी सरकारी रैलियों का आयोजन कर रहे हैं, ये भी भारी गंभीर आरोप है और ये सरकारी रैलियों पर रोक लगनी चाहिए। देखिए आम आदमी पार्टी ने आज ही ट्वीट करके उत्तर प्रदेश में सारी रैलियां स्थगित की हैं। मैं तो मोदी जी से कहना चाहता हूं, आप डिजिटल इंडिया के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं, आप डिजिटली रैली करवाइए ना, आप वर्चुअली रैली करवाइए, ट्विटर से, फेसबुक से, जूम से। ये वो पार्टी के लोग हैं ना, ईवीएम से दिक्कत, अब इनको रैलियों से दिक्कत, इन्हें न्यूज़ से दिक्कत, इन्हें बूझिए। ये भैया कह रहे हैं, हमारे विधायक जी के कैंडिडेट हैं बीएसपी से, टिकट की खरीद फरोख्त बंद कर दो, रैलियों को जब बंद करोगे आप हम पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो, मीडिया पे प्रश्न चिन्ह आप लगा रहे हो। स्वतंत्र चौथा स्तंभ है मीडिया, क्या मीडिया हमारे बारे में सोचता है? मीडिया और किसी के बारे में नहीं दिखाता। आपने सब लोगों को चलिए अभी भी जितनी बातें सुनने के लिए मिल रही हैं इन नेताओं की, उनमें अपनी जीत की इनको ज्यादा फिक्र सुनाई दे रही है, बजाय इसके कि कोरोना ना फैले और लोगों को किसी तरीके से कोरोना से बचाया जाए, उसकी चिंता सुनाई दे। यूपी में अब की बार किसकी बनेगी सरकार, इस पर एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने यूपी के लोगों का मन टटोला है। एक ताजा सर्वे जिसका आंकड़ा मैं आपको दिखाने जा रही हूं। इस ओपिनियन पोल में हफ्ते भर में क्या बदलाव आया, आपको बता देते हैं। सवाल क्या पूछा गया सी वोटर के इस सर्वे में, सबसे पहले वो सवाल आपके सामने रखने जा रहे हैं। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कौन जीतेगा? तो देखिए सवाल बड़ा सीधा, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में कौन जीतेगा? और जवाब में सबसे ज्यादा बाजी मारती हुई बीजेपी, मतलब सबसे ज्यादा लोगों को 49% लोगों को ऐसा लगता है कि इस बार यूपी चुनाव बीजेपी जीतेगी। समाजवादी पार्टी जीतेगी यूपी चुनाव कहने वाले 30% लोग हैं। और बड़ी बात यह कि बीजेपी को जो लोग समझ रहे हैं कि जीतेगी या समाजवादी पार्टी को जो लोग समझ रहे हैं कि जीतेगी इस बार यूपी चुनाव, उनकी संख्या पिछले हफ्ते के मुकाबले जरा भी नहीं बदली है। पिछली बार भी 49% लोग मान रहे थे बीजेपी जीतेगी, इस बार भी संख्या वही है। समाजवादी पार्टी को भी पिछले हफ्ते 30% लोग मान रहे थे यूपी चुनाव जीतेगी, उनकी संख्या भी इस बार 30% पर बनी हुई है। लेकिन बीएसपी चुनाव जीतेगी ये कहने वाले 1% कम हो रहे हैं पिछले हफ्ते के मुकाबले। 8% के मुकाबले इस बार 7% ही है जिनको ऐसा लग रहा है कि बीएसपी यूपी चुनाव जीत सकती है। हालांकि कांग्रेस चुनाव जीत सकती है कहने वाले 1% बढ़ गए पिछले हफ्ते के 6% के मुकाबले। इस बार का आंकड़ा ये कह रहा है 7% लोगों को ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस यूपी चुनाव जीत सकती है। अन्य कोई जीतेगा कहने वाले 2% पर बने हुए। त्रिशंकु हो सकती है इस बार यूपी विधानसभा, ये कहने वाले भी 2% पर बने हुए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वो 49% वाला आंकड़ा जो लोगों को लग रहा है कि बीजेपी जीतेगी। ऐसे में आपको सीधे महाराजगंज लेकर चलेंगे। मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। महाराजगंज में भी बीजेपी की जीत की हवा जमीन पर महसूस हो रही है क्या मनोज्ञा?
देखिए, ये कहना अभी बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा, लेकिन एक बात जरूर कह सकती हूँ कि महाराजगंज को मिनी पंजाब कहा जाता है, तो पंजाब जैसी स्थिति उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए नहीं दिख रही है। हरियाली है यहाँ पर, बीजेपी के नेता है हमारे साथ। हरियाली दिख रही है आपको भी इन आंकड़ों में? एकदम पूरी हरियाली, आपका आंकड़ा खुद बता रहा है। अभी मैं आपकी स्क्रीन पे देख रहा था, अब पूरा प्रदेश मोदीमय और योगीमय हो गया है। अब की आने वाले चुनाव में पिछले बार से अधिक बहुमत से योगी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कितना भरोसा है आपको इस बार जीत का? हमारे समाजवादी पार्टी की जीत की 99% संभावना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश परिवर्तन मांग रहा है अखिलेश जी के नेतृत्व में। भरोसा इस बार जीत का आपको? योगी जी। क्या कारण? योगी जी ने विकास किया है, काम किया है, सड़कें दी हैं फर्स्ट क्लास। सहमत है इनकी बात? नहीं, सहमत नहीं है। यह केवल पूंजीपतियों की सरकार है, अडानी और अंबानी की सरकार है। बदलाव निश्चित रूप से है। नहीं, हम ये चीज से डिनाई करते हैं, पूंजीपतियों की सरकार नहीं। आम आदमी का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं ये सरकार रोजगार देने में और बाकी चीजों में फेल हुई है। बिल्कुल, इसमें विकास कहीं नहीं दिख रहा है। नो डाउट यहाँ फरिंदा विधानसभा में 200 किलोमीटर की सड़कों का हमारे विधानसभा के विधायक जी ने ये घोषणा किया कि मैंने 200 किलोमीटर सड़कें बनाई हैं, लेकिन सारी सड़कें का यदि स्टैटिक सर्वे कराया जाए तो निसंदेह मानकों के खिलाफ होंगी। अभी ज़्यादा दूर नहीं, यहीं धानी ढाले से परशुरामपुर जाने वाली सड़क जो बिल्कुल गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, बहुत बड़ा सवाल है, बड़ा कठिन। टेंडर उसका हो गया है, जल्द ही वह रोड 7 मीटर बनने जा रही है। विधायक जी ने उसको सैंक्शन करा दिया है। विधायक जी पुनः यहाँ से विधायक बनेंगे और योगी सरकार, बीजेपी सरकार आएगी, मुख्यमंत्री योगी सरकार। बीजेपी की सरकार आएगी, इसका पूरा भरोसा है? एकदम बीजेपी की सरकार आएगी, 2022 में भाजपा की सरकार बनेगी, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, बजरंग बहादुर सिंह यहाँ से 100% जीतेंगे। विधायक का भी आपने भविष्य किन मुद्दों पर जीतेंगे? बनेंगे 100 मुद्दे पे बनेंगे। विधायक जी आप बताइए, सवाल ले लीजिए। हम कहते हैं फरिंदा विधानसभा की, आप फरिंदा विधानसभा में, फरिंदा विधानसभा कहीं भी दूर दूर तक विकास नहीं दिखाई देता, और यहाँ में रोजगार एक्सक्यूज मी मैम एक्सक्यूज मी, रोजगार जो सबसे बड़ा मुद्दा है। 1 मिनट मैम, विकास के मुद्दे पे यहाँ पर 1 मिनट, विकास के मुद्दे पे पूरे फरिंदा विधानसभा में सड़क का जाल बिछ गया। यहाँ पे युवाओं के लिए स्टेडियम हो गया, यहाँ पर टेक्निकल। मैम सबसे बड़ा मुद्दा जो है रोजगार का है। यहाँ पे सड़क, पानी, ये बिजली, ये तो आम बात है। यहाँ पे रोजगार कहाँ है? रोजगार कहाँ है मैम? यहाँ पे रोजगार नहीं है, जो कि पूरी आज कोविड, यहाँ सड़क बन रहा है, कोई दिल्ली से नहीं काम करने लोग आ रहे हैं, यही के लड़के काम कर रहे हैं ना। और यही नहीं, एक्सक्यूज मी, ओमिक्रॉन का खतरा इतना बड़ा है, यहाँ का प्रशासन मौन है, यहाँ का SDM मौन है, यहाँ का सारे लोग मौन है। कोई भी NTC की चीनी मिल है, सेंट्रल गवर्नमेंट की चीनी मिल है, और यहाँ से 5 बार सांसद हैं, आज तक एक चीनी मिल नहीं चल। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, इस मुद्दे पे जाइए ना। आखिर में खाद कारखाना कौन चलाया? एम्स हॉस्पिटल कौन ले आया? एम्स कितने, अभी मैं आदरणीय भाई साहब के बातों पे थोड़ा सा मैं खंडन करना चाहूँगा। मैं कौन ले आया? एक भारतीय जनता पार्टी के जो सिर्फ रोजगार का मुद्दा क्यों उठता है बीजेपी के? बिल्कुल सही बात है मैडम, शिक्षा में यह क्षेत्र बिल्कुल फीका है। राजकीय कन्या इंटर कॉलेज है, वहाँ पर शिक्षकों का अभाव है, और आज तक यहाँ का विधायक कभी संज्ञान नहीं लेता। यहाँ के जो ex-MLA हैं विनोद तिवारी ने 6 करोड़ दे करके यहाँ पर राजकीय इंटर, भारतीय जनता के नेतृत्व में पूरा फरिंदा, आज जो बिजली देख रही हैं आप, 8 रुपये 4 घंटा दिन, 4 घंटा बिजली रात मिलता था। यही महिलाएं गैस के लिए रात को 2 बजे खड़ी हो जाती थी। आज घर घर गैस पहुंच रहा है, आज घर घर को बिजली मिल रहा है, घर घर को पानी मिल रहा है, सबको सड़क मिल रहा है। आप पूरे भारत में जाते हो, आप बताओ आम आदमी का जेब का खर्चा कहाँ जा रहा है? आम आदमी अपना फीस भरने को कहाँ जा रहा है? नहीं, आखिर में हमको सुविधा मिलेगा तो पैसा मिलेगा, तय तो हमको करना पड़ेगा, सुविधा लगा कि पैसा लगा। 2017 की पॉपुलेशन डिफरेंस ब्यूरो की रिपोर्ट रही है, इंडियाज पॉपुलेशन इंक्रीज नॉट 40 बिलियन। आप बता दीजिए, चीन से हमारी जनसंख्या ज्यादा हो जा रही है। एक हम बता रहे हैं आपको, आदरणीय हम जवाब दे रहे हैं। देखिए, ह्यूमन इंडेक्स में हम बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी पीछे हैं। यहाँ के काम हमारी सरकार कर रही है। 70 साल देश को गर्त में कौन ले गया?
I'm going to blame the candidate of the Farinda. I'm not going to blame any party. यहाँ पे विकास कहाँ है, शिक्षा कहाँ है? कोविड-19 में लोग मर रहे थे। मैं अपने हाथों से आगे जनप्रति मैं खुद मेरे विधायक घर घर जाके सबके सुख कोविड काल में सभी लोग राशन बांटे हैं, पैसा बांटे, कपड़ा बांटे, अनाज बांटे हैं, सब कुछ बांटे हैं। माननीय विधायक जी और माननीय चेयरमैन साहब सब कुछ किए हैं यहाँ के लिए। माननीय विधायक जी और चेयरमैन साहब सब कुछ यहाँ कार्यकर्ता किए हैं। दौड़ क्या कह रहे मैडम, सिर्फ लिसन, कंक्रीट के जंगल बिछा देने से विकास नहीं माना जाएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य इस क्षेत्र का सबसे बड़ा दयनीय स्थिति है। यहाँ पर न शिक्षा है। देखिए, ये लोगों की राय, लोगों की यहाँ पर बार बार ये कई सवाल हैं ये जानने के लिए और ये जगाने के लिए भी कि आखिरकार सरकार जिन आंकड़ों की बात कर रही है जमीनी स्तर पर उन्हें कितना उतारा जा सका है। चलिए अजय दुबे के पास चलते हैं। अजय, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं, क्या वहां पर भी परसेप्शन के मामले में कि कौन जीतेगा यूपी चुनाव, बीजेपी बाजी मार रही है या फिर समाजवादी पार्टी टक्कर दे रही है? निश्चित ही ना केवल इस जगह पर जहां मैं खड़ा हूं, आप उत्तर प्रदेश के किसी गली मोहल्ले चौराहे पे निकलिए, सच्चा यही है कौन जीतेगा और कौन आ रहा है। क्या साहब, आप तो एमएलए भी रहे हैं सपा के, बीजेपी के साथ ही आपके साथ में खड़े आप लोग चर्चा कर रहे हैं। 49 से ज्यादा प्रतिशत आदमी है जो लगभग बीजेपी के लिए कह रहा है। कहां वो स्थिति दिख रही है आपको सपा के लिए? निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की बहुमत में सरकार बन रही है। आप जमीन पर गाँव में जाइए, गांव के लोगों से पूछिए, गरीब से पूछिए, किसान से पूछिए, नौजवान से पूछिए, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी का नाम ले रहे हैं। सरकार से बिल्कुल खफा है। कल इस बार 2022 के चुनाव के बाद सपा अपने अस्तित्व को ढूंढेगी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में पूर्ण बहुमत की 350 प्लस की सरकार बनने जा रही है। इस बार सपा का नस्त नाबूद होने जा रहा है। सपा सिर्फ एक इन सारी बातों का कोई मतलब नहीं है। रोजगार देंगे नहीं, शिक्षा देंगे नहीं, स्वास्थ्य देंगे नहीं, और बात करेंगे कि अपराध। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अपराधी है, उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम गाय चोर है। नहीं, रुकिए, पहले मास्क ठीक करिए तब बात होगा। बिना मास्क के बाद देखिए ऊपर करेंगे तब बात होगा। देखिए, मैं बोलना चाह रहा हूँ, जब इनकी सरकार बनी थी तो ये लोग पूरी अपनी सिस्टम लगा दिया कि एक मंत्री की भैंस को चोरी में पूरी सिस्टम में लोगों ने लगाया है। ये टोटी चोर सरकार रही। हिंदुस्तान को बर्बाद करने की जिम्मेदारी जिस तरीके से इस देश को कोरोना से बचने की जरूरत है, उसी तरीके से कल प्रयागराज में हजार प्रतियोगी छात्र सड़क पर थे। सरकार ने किसी से पूछने की जरूरत नहीं। भाई बताइए, ये लोग तो नहीं लड़ गए बिल्कुल। आप बताइए क्या लग रहा है? सर्वे भी बोल रहा है कि एक तरफा है, क्या लग रहा है आपको? राय सर्वे के आधार पे ये माना जाए तो ये बातें सरासर गलत है। आखिर कौन सी जनता उस सर्वे में शामिल है जिसकी गंगा में तैरती हुई लाशें दिख रही थी, या कोरोना के अभाव, ऑक्सीजन के अभाव में जिनके घर से निकली थी, या लखनऊ में बेरोजगारी के आलम में धरना देते छात्र है? आखिर कौन सी जनता है? और आपको बता दूं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, जनता में इनका सर्वे नीचे जाएगा और चैनल में इनका सर्वे ऊपर जाता जाएगा। मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूँ इस प्रदेश के लोगों को कि जिस तरीके से देश को इस समय कोरोना से बचने की जरूरत है, उसी तरीके से प्रदेश को सपा से बचने की जरूरत है। ये लोगों की लोग और नेता साथ है और बात एक ही है चुनाव के बाद कि कौन आ रहा है। बिल्कुल, निधि का रुख कर लेते हैं। निधि, सर्वे का आंकड़ा ये कह रहा है कि यूपी में बीजेपी जीतेगी। आपके साथ जो अलग अलग पार्टियों के नेता हैं वो किस आधार पर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं? निधि जी बिल्कुल, देखिए नोएडा में मैं मौजूद हूँ और यहाँ बीजेपी से मेरे साथ जनप्रतिनिधि हैं। ये बताइए, 49% जनता कह रही है कि बीजेपी एक बार फिर से आ रही है, किस आधार पर? मैं पहले तो क्षमा चाहता हूं आपसे, मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चुनाव संचालन समिति का सदस्य हूं और उसका प्लानिंग डिपार्टमेंट वेस्ट यूपी देखता हूं। आपने देखा होगा 2 साल से कोरोना के कालखंड में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। मोदी और योगी जी के संकल्प के कारण हर घर में चूल्हा जल रहा है,
लोग खाना खा के बुझ गए, फैक्ट्री बंद हो गई, रोजगार चले गए, किसान मर गए, नौजवान चले गए, व्यापारी दुखी है। आप देखिए मरे थे, मैं बता रहा हूँ। इस एक मिनट शर्मा जी, जिस स्थान पर खड़े हैं, इसी स्थान पर 1 मिनट मायावती जी ने गोलियां चलवाई थी, 6 किसान मारे गए थे। घोड़ी गांव के किसान, 1 मिनट, घोड़ी गांव के किसान मारे गए थे। कपिल पूजन ने अपनी जान बचाई थी यहीं पर। महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है इस इलाके में। देखिए महिला सुरक्षा की आप बात कर रहे हैं, एक बेटी अपनी माँ के लिए चिल्लाती रही, उसका चेहरा दिखा दीजिए, उसका बलात्कार करके हत्या कर दिया, इसी प्रशासन ने उसको आग लगा के जिंदा कर। महिला सुरक्षित है सिर्फ योगी राज में। आज महिला ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, ऐसी होगी सरकार। महिलाएं सुरक्षित है, महिलाओं के सम्मान में हमारे लाखों योजना चल रही है। फ्री में अगर मुफ्त में सिलेंडर दिया तो योगी सरकार ने दिया। ना तो महिला सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में, ना व्यापारी सुरक्षित है, ना युवा, ना छात्र, बेरोजगारी का आलम है, भर्तियां निरस्त होती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जेई का, यूपीसीएल में जेई का जो वैकेंसी निकली थी, 1180 रुपए फार्म फीस ली गई थी। लाखों छात्रों ने फार्म भरे थे, लेकिन भाजपा ने, योगी सरकार ने रद्द कर दी। ना महिला सुरक्षित है, युवा बेरोजगार है। देखिए महिलाओं के अत्याचार की जहाँ तक बात है, अगर प्रियंका गांधी हाथरस की घटना को लेकर नहीं पहुंचते, राहुल गांधी जी हम यहीं नोएडा के टोल पे घेर लिए गए, लाठी चलाई, हमारे नेताओं घेरने का काम किया और उस बेटे को न्याय दिलाने का काम किया। बिल्कुल, तो ये नेताओं के अपने दावे आप सुन रहे हैं। फिलहाल आपने सी वोटर के सर्वे का आंकड़ा भी देख लिया, जिसमें 49% लोगों का ये मानना है कि यूपी चुनाव बीजेपी जीतने वाली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।